नमस्कार। आज की जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। आज की क्लास को जैसा कि ग्रुप पर अ, आपको बताया गया था कि आज की क्लास कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ स्टेनोग्राफी के प्रिलिमिनरी जो उसका सर्वे है, यानी प्रारंभिक सर्वेक्षण की लिहाज से बातचीत करने के लिए निर्धारित किया गया है। और जहां तक मुझे लग रहा है अब तक 12 लोग जुड़ चुके हैं, जिसमें कुछ लोग एमए और आरपीएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवार हैं। तो पहले ये बता दूं कि एमए पूर्वार्ध में जो आपका पहला पेपर होगा वो इतिहास लेखन का होता है। उसकी चौथी इकाई में जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में विभिन्न स्कूलों की चर्चा है, विचारधाराओं की चर्चा है, उपागमों की चर्चा है। उस संदर्भ में कैम्ब्रिज स्कूल सबसे पहले आता है। दरअसल बहुत दिनों तक हमारे छात्र छात्राओं को कुछ बातों में भ्रांति बनी रहती है और वो प्रायः ऐसा सोचते हैं कि ये जो कैम्ब्रिज स्कूल है साम्राज्यवादी इतिहास लेखन है, उपनिवेशवादी इतिहास लेखन है, प्राच्यवाद है, इन सबका आपस में क्या संबंध रहा। तो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले हमें जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करनी होगी, फिर इनके प्रभाव या लेखन को समझना होगा। जैसा कि कुछ उदाहरणों से बात स्पष्ट हो पाएगी। अभी तक जो थोड़ा अंतर है वो पहले तो ये समझें कि ये कैम्ब्रिज स्कूल बीच में कहाँ से आ गया। इससे पहले हमने आपसे जो बात की है राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की है, मार्क्सवादी इतिहास लेखन की बात की है, आपसे निम्न वर्गीय इतिहास लेखन या सबऑल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी की बात की है, आपसे पोस्ट मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी की बात की, उत्तर आधुनिक इतिहास लेखन की बात की है। तो कैम्ब्रिज इतिहास लेखन जो है या कैम्ब्रिज स्कूल है, इसकी पहले ग्राउंड को थोड़ा समझते हैं कि भाई क्या है अवधारणा। तो कैम्ब्रिज स्कूल जो है वो हमें पहले ये समझना होगा कि भाई कैम्ब्रिज क्या है। मध्यकाल में थोड़ा सा मुझे लगता है तस्वीर स्पष्ट करनी चाहिए। वो ये है कि मध्यकाल में जो है वो यूरोप में सबसे पहले अगर इंग्लैंड की बात करें, क्योंकि ये सब कुछ वहीं से जुड़ रहा है, तो ऑक्सफोर्ड स्कूल था, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय था। और उस ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना 11वीं शताब्दी में मानी 1039 के आसपास होती है। और उसमें से इंटेलेक्चुअल्स का एक ग्रुप उसकी स्थापना के लगभग 150 साल बाद वैचारिक प्रबुद्ध जनों का जो वैचारिक मतभेद होता है उसको लेकर के एक संप्रदाय अलग प्रबुद्ध जन एक विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की। ये कैम्ब्रिज जो है ईस्टर्न इंग्लैंड में लंदन से 80 किलोमीटर की दूरी पर केम नदी के किनारे स्थित है विश्वविद्यालय। और अभी भी लगभग इसमें 18,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिसमें 12,000 लगभग स्नातक स्तर के और 6,000 लगभग परा स्नातक स्तर पर पढ़ते हैं। 100 के करीब विभाग हैं
तो ये विश्वविद्यालय बीच में कहाँ से आ गया विचारधाराओं के? क्योंकि आज भी आप देखते हैं कि बहुत से विश्वविद्यालय अपनी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, मैं संकेत मात्र से अपनी बात आपको समझा दूंगा। जैसे अभी विगत दिनों आपने देखा कि विश्वविद्यालयों में बड़ा उठापटक अपने देश में भी चल रही थी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में काफी उठापटक थी, क्योंकि वो कुछ विचारधाराएं स्थापित करने में, उनको लीड करने में उस विश्वविद्यालय की अग्रणी भूमिका रही है। ठीक है, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय या कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्ट्री को समझने से पहले उस भावभूमि को हमें समझना पड़ेगा जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने प्रस्तुत की। तो जो खास मुद्दा है वो यही है कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय एक ऐसा स्थान रहा है जहां पर 13वीं शताब्दी से लेकर के चिंतन मनन, लेखन, पठन पाठन की प्रक्रिया चलती रही है। यद्यप वे अपने युगहीन विचारधाराओं, राजनीतिक विचारधाराओं से तारतम्य बिठाए रखने में प्रायः सफल रहते थे, बावजूद उसके उन्हें वहां दर्शन, अभिव्यक्त, इसकी पूरी स्वतंत्रता थी कि वो किसी भी दर्शन को अपना सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। यह बात इसलिए भी मुझे महत्वपूर्ण लगी आज क्लास डिसाइड करने से पहले कि जब हम महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों को मात्र सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार का केंद्र समझने लगे तो आप समझ लीजिए ज्ञान का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आप इन विश्वविद्यालयों को, महाविद्यालयों को उस आधुनिक शब्दावली में लाभ और हानि की दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम उसे तात्कालिक लाभ और हानि में देखेंगे तो ये बिल्कुल निश्चित है कि वे हानि में जाएंगे। उनका आउटपुट अगर हम कोशिश करेंगे इन टर्म ऑफ मनी, इन टर्म ऑफ कॉमर्स, तो निश्चित ही वो हानि में जाते हैं। हमें सारे महाविद्यालय विश्वविद्यालय दिखेंगे, उनसे कोई उस तरह का लाभ नहीं मिल सकता है। किंतु वो जो एक विचारधारा, जो वैचारिक संकल्पना को वो प्रस्तुत करते हैं, वो कई बार युग परिवर्तन में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह करती है। इस दृष्टि से ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय अपने आप में महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है। जैसा मैं कह रहा हूं, अब वहां पे 100 विभाग हैं, लेकिन प्रारंभ में ऐसा नहीं था। ठीक है, तो प्रारंभ में वहां पर जो आमतौर से था, इतिहास का अध्ययन बहुत बाद में प्रारंभ हुआ। इससे पहले वहां पर जो है अर्थशास्त्र, राजनीति और दर्शन शास्त्र, इन विषयों में मुख्य रूप से पढ़ाई होती थी। अब जिन लोगों का स्नातक स्तर पर अगर दर्शन शास्त्र से वास्ता रहा है या जिन्होंने थोड़ा बहुत फिलॉसफी को समझा हुआ है, वो ज्यादा ठीक से समझ पाएंगे। जितना आप आधुनिक पाश्चात्य दर्शन पढ़ते हैं, उस आधुनिक पाश्चात्य दर्शन में इतिहास दर्शन भी एक कड़ी बनता है ना। और यहाँ तो हमारे यहाँ बड़ी मुश्किल है कि मुझे ही बहुत दिन तक समझ में नहीं आया कि इंडियन फिलोसफिकल काउंसिल से मेरा भी रिश्ता हो सकता है कोई। भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, हम सोचते थे दर्शन वालों का एक परिषद है और इसमें फिलोसफी के लोग जाते होंगे, हिस्ट्री का आदमी क्या करेगा। किंतु जब उनके हमने जो रिसर्च के आउटपुट हैं, जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, उनको देखा, समझा, तो मुझे लगा अरे वास्तविक में हम लोग भी तो इतिहास दर्शन पढ़ते हैं। तो फिलोसफी की एक ब्रांच इतिहास दर्शन है, इसलिए दार्शनिक अनुसंधान परिषद से हमारा भी रिश्ता हो सकता है इतिहास वालों का। तो धीरे धीरे किसी बात को कई बार समझना होता है। अब जरा बात करते हैं इस विश्वविद्यालय ने जो एक युगहीन जरूरत थी उसको कैसे पूरा किया, वैचारिक रूप से क्या प्रस्तुत किया। जो हमने कहा आधुनिक पाश्चात्य दर्शन की भावभूमि जब खड़ी होती है तो उसमें दो बातें सबसे पहले आती हैं, उपयोगितावाद का दर्शन और सुखवाद का दर्शन। यूटिलिटेरियन थ्योरी जो आती है वो बहुत प्रमुख एक भूमिका निभाती है आगे। दर्शन ने अर्थशास्त्र को बुनियाद दी, इतिहास को बुनियाद दी और राजनीति विज्ञान को बुनियाद दी। इन तीन विषयों का जो उद्गम है वो आधुनिक पाश्चात्य दर्शन में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। उपयोगितावाद
उस सिद्धांत की बात करता है कि इस मनुष्य जीवन की कोई ना कोई उपयोगिता निश्चित ही होनी चाहिए। यूटिलिटी, हर चीज की उपयोगिता की दृष्टि से देखा जाए, उपयोगी कितना है, क्या कर सकता है। जैसा मैंने एक दिन पहले संकेत किया था कि एक मनुष्य को मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स के रूप में यूज करने की बात एचआरडी अब बहुत जगह बोलने लग गए हैं। ध्यान दें, हमारे यहाँ वापस शिक्षा मंत्रालय हो गया है एचआरडी से। तो मनुष्य को भी एक वस्तु कमोडिटी के रूप में यूज करके, यानी यहां तक इस उपयोगितावाद की सीमा जाती है कि मनुष्य को भी एक वस्तु के रूप में प्रयोग किया जाए या उसका उपयोग लिया जाए। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे कि मैं ये कहना चाहता हूं कि उपयोगितावाद जो है अधिकतम उपयोगिता, अधिकतम सुख के लिए अधिकतम उपयोगिता। तो उपयोगितावाद का नाम आते ही आप मिल, जो दो मिल हैं, है ना, एक जॉन स्टुअर्ट मिल है, एक जेम्स मिल है। तो जो मिल का उपयोगितावाद है, मिल ने बहुत बड़ी ये देन दी उपयोगितावाद के रूप में। उस उपयोगितावाद को जब 1929 में, ये बहुत हम बाद के काल में थोड़ा कालांतर कर रहे हैं, किंतु बात को समझाने के लिए मुझे वो जरूरी लग रहा है कि जब दुनिया में महान मंदी आई, है ना, आपने पढ़ा होगा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस तरह दुनिया में महान मंदी आती है 1929 के करीब। और वहां पर आप ये पाते हैं कि एक अर्थशास्त्री आता है कीन्स, और कीन्स ने एक रोजगार का सिद्धांत दिया जो इस उपयोगितावाद पर आधारित था। कीन्स ये कहता है कि जो बाजार और प्रतियोगिता है वो बात की बात है। सबसे पहले आप व्यक्ति को कोई रोजगार दें, उससे कोई श्रम लें, उसका एक कमोडिटी के रूप में मूल्य निर्धारित करें। अर्थात वो कह रहा कुछ भी काम हो, भले ही आप समुद्र में इनसे पत्थर फिकवाएं, लेकिन इनसे दिन भर काम लें, फिर इन्हें कोई जो है मानदेय दें, कोई इन्हें पैसा दें। उस पैसे को लेकर के लोग बाजार में जाएंगे, खर्च करेंगे, धीरे धीरे अर्थव्यवस्था गति पकड़ेगी। हमने सरल ढंग से ये कोशिश की है कीन्स के रोजगार सिद्धांत को आपको समझाने की। कीन्स बेसिक तौर से इस एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बड़ी उपयोगी, इस एम्प्लॉयमेंट थ्योरी को बहुत से विचारकों ने भारत में भी स्वीकार किया है। चाहे वो अंबेडकर का प्रॉब्लम ऑफ रूपी में आप चाहे देख सकते हैं, या बाद के अर्थशास्त्रियों जो मॉडल दिए वो इस रोजगार के सिद्धांत से प्रभावित थे कहीं ना कहीं। गांधी जी जब साध साधन की बात करते करते ये जो सूत काटना, चरखा, ये उसी कहते काम, श्रम का मूल्य, है ना। कल श्रम दिवस है, इससे पहले आज भी आप ये समझिए श्रम का मूल्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और कीन्स ने इस रोजगार के सिद्धांत को अखंड रूप से ऐसा स्थापित किया कि अभी तक इसके बारे में हमारे पास कोई खंडन करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये थोड़ा सा बात को आगे बढ़े, सुखवाद भी आया जिसमें सिज्विक दार्शनिक आता है, मिल है, सिज्विक हैं, इन लोगों ने उपयोगितावाद को खड़ा किया। और एक कहते हैं परंपरा टीचर का स्टूडेंट पर कहीं ना कहीं असर होता है, और वो अपने गुरु की या टीचर की विचारधाराओं का परीक्षण करता है, अगर उचित पाता तो चल पड़ता है। हेलम नाम के एक वहां पर विद्वान थे, जो पहले क्या था कि एक अर्थशास्त्र, राजनीति, इनका मिला हुआ अध्ययन होता था। तो हेलम साहब जो थे, इनकी विद्यार्थी परंपरा में वो लोग हैं जो भारत में आए गवर्नर जनरल बन के, है ना। तो जो जिनमें लास्ट कर्नल टॉड का भी नाम गिनाया जा सकता है, ठीक है, ये हेलम के ही विद्यार्थी थे वहां से पढ़ के जब निकले। तो क्या इनके दिमाग में जो यूटिलिटेरियन थ्योरी थी उसमें बहुत सी बातें शामिल हैं। वहीं पर इस कैम्ब्रिज में अगर मैं बात करूं तो उपयोगितावाद भी शामिल है, सुखवाद भी शामिल है, प्राच्यवाद भी शामिल है। और शुरू में इन विचार जिनके मैं नाम ले रहा हूं उनका थोड़ा बहुत नामांतर इनकी विषय वस्तु और विकास के साथ साथ बदलता रहा, ये बात आपको समझनी चाहिए। जैसे कि साम्राज्यवाद से पहले जब हम उपनिवेशवाद कहते हैं, कॉलोनियल थ्योरी या कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद, तो इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म में क्या अंतर है, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में क्या अंतर है। मेरे ख्याल से प्रारंभिक तौर से हमारे विद्यार्थियों को ये बहुत स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो इन विचारधाराएं, ये जितने आप सुन रहे हैं, इतिहास लेखन की परंपराएं कह लूं या उपागम कह लूं, इन सब में कितना घनिष्ठ संबंध आपस में है। वहीं प्राच्यवाद भी है। और इन सबको शुरू में कैम्ब्रिज ने जो नाम दिया वो क्या कहता है, भारत अध्ययन है, इंडोलॉजी। इंडिया से उन्होंने शब्द निकाला क्या, इंडोलॉजी, इंडोलॉजिस्ट।
और ये इंडोलॉजिस्ट जो होते थे ये प्राच्यवादी भी कहे गए, क्योंकि पश्चिम और पूरब, प्राची क्या है, पूरब है, ठीक है, तो इनको ये भी कहा गया कि ये प्राच्यवादी लोग हैं, ठीक है, जो प्राच्यवाद का अध्ययन करेगा। तो प्राच्यवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, ये सब बहुत गुथे हुए हैं, प्रारंभ में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमने अभी आज की क्लास का प्रारंभिक सर्वेक्षण, इसलिए अभी इनमें ये चिंतन बीज आप में डाल रहे हैं। आप भी गूगल देखते हैं, खोजें गूगल में। आज सुबह मुझे लगा देखें तो मुझे लगा अरे गूगल ने बहुत सारा शुरू का पोर्शन तो छोड़ दिया, तो मुझे लगा पहले मैं वो पोर्शन बता दूं जो गूगल में नहीं है। जब आप अगर गूगल में कैम्ब्रिज स्कूल डालेंगे तो अनिल सीले से शुरू करेगा। इससे ऊपर 3 जो दार्शनिक इतिहासकार हैं जिन्होंने बहुत बड़ी भावभूमि खड़ी की, उनको छोड़ देता है गूगल, क्योंकि उनको प्रारंभिक तौर से उन्होंने जो काम किया उसने भावभूमि खड़ी की, किंतु बाद में उनमें उस तरह का जो वैज्ञानिक बोध है वो कम था। और तीसरे से आप मेरी बात को पकड़ लेंगे, दो की मैं पहले थोड़ी सी संक्षेप में चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले इसको कैम्ब्रिज स्कूल से पहले मैंने शुरू में कहा कि ऑक्सफोर्ड से हटा करके कैम्ब्रिज स्कूल उसी में से निकला 150 साल बाद लगभग। तो ऑक्सफोर्ड स्कूल ने भी हिस्ट्री में काम किया। ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ हिस्ट्री भी कहीं सिलेबस में मिल सकता है किसी परीक्षा के, फिर आप उलझेंगे। तो मैं संक्षेप में पहले ऑक्सफोर्ड ऑफ स्कूल ऑफ हिस्ट्री, और बता दूं सुबह या जब से ये प्रश्न मेरे साथ 1 साल पहले होनार छात्रा एक अंजलि बैरागी शायद जुड़ी हुई है, इसने मुझसे पूछा कि सर साम्राज्यवादी स्कूल कैम्ब्रिज स्कूल एक ही है क्या? प्रश्न समझ पा रहे हैं, सुन रहे हैं ना? कैम्ब्रिज स्कूल और साम्राज्यवादी स्कूल एक ही क्या? और उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि इसको लंबा चौड़ा उत्तर बता पाना बड़ा मुश्किल काम होगा, क्योंकि जो आज की डेट में मेरे पास किताबें थी उनमें इनका रिलेशन बहुत कम ढंग, मतलब बहुत स्पष्ट ढंग से और विस्तार से नहीं समझाया जाना पड़ रहा था। आपको आश्चर्य होगा कि अभी जो मैं ये नाम बता रहा हूँ ये मुझे जब मैंने एमफिल की होगी ना तब की किताब में मिले हैं। जब मैंने एमफिल की 95 में डिग्री मिली तब मैंने जो ये 6 नाम ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ हिस्ट्री के पढ़े थे उनको मैं लेना चाहूंगा, कम से कम ये जिंदा बने रहे, इनको लोग भूले ना, क्योंकि नई किसी, हमारे पास 23-24 किताबें हिस्टोरियोग्राफी की सुबह से मैंने देख डाली और मुझे आश्चर्य हुआ कि न तो ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ हिस्ट्री कहीं मिल रहा है और कैम्ब्रिज स्कूल में भी शुरू के 3 नाम छूटे हुए हैं, ठीक है। और मुझे याद था कि नहीं नाम और भी हैं और कुछ कुछ मुझे याद आ रहे थे, इसलिए ढूंढने में समय लगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ हिस्ट्री में आते हैं विलियम स्टब्स। क्या नाम लिया? विलियम स्टब्स। विलियम स्टब ने जो सबसे पहले इन्होंने जो काम किया वो ये मध्यकाल का इतिहास लिखने में इनका इंटरेस्ट था। मिडवल हिस्ट्री पर लिखते थे, मिडवल यूरोप इंग्लैंड पर लिखते थे, लेकिन इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड लिखी। इस कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड को आपको पता है, आप इससे पहले 1200 के आसपास क्या मैग्ना कार्टा का जिक्र आपने सुना होगा। तो मैग्ना कार्टा की भावभूमि ये कैम्ब्रिज विचारधारा के लोग खड़ी कर रहे हैं और उस भावभूमि को मजबूती देने के लिए, उसे कॉन्क्रीट बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड लिखते हैं ये विलियम स्टब साहब। इसके बाद दूसरे जो व्यक्ति आते हैं वो आते हैं एडवर्ड ऑगस्टस फ्रीमैन। इनको फ्रीमैन के नाम से आप संक्षेप में याद रख सकते हैं। तो एडवर्ड फ्रीमैन जो आते हैं, इन्होंने ये, इनका एंशिएंट में इंटरेस्ट था और ये ग्रीक हिस्ट्री जो यूनानी इतिहास है उसमें लेखन काम करते थे। 1874 के करीब इन्होंने जो एक किताब लिखी हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर लिखा। उससे क्या मदद मिली? उससे मदद मिली कि जो बाद के समय में आप पाते हैं एक इंडो सार्सेनिक आर्किटेक्चर है, हमने नाम लिया इंडो सार्सेनिक। आप जरा गौर फरमाएं, कहीं ऐतिहासिक भवन राजस्थान में भी इस तरह के भवन दिखाई बने पड़ेंगे जिनको देखते ही आप कहते हैं कि साहब ये ना तो गौथिक शैली का है ना ये मुगल आर्किटेक्चर है, ना ये जो है राजपूत आर्किटेक्चर है, कुछ अजीब ब्रिटिश जैसा आप देखते हैं, अलग से पहचानने लगते हैं, चर्च जैसा मिलता जुलता। अगर कोई ग्वालियर गया हो, ग्वालियर में बाड़े में ऐसे आर्किटेक्चर के 7 नमूने बने हुए उसी समय के, ब्रिटिश सरकार के समय के। तो जो ब्रिटिश आर्किटेक्चर की बाद में धूम रही, जहां जहां ब्रिटिश उपनिवेशवादी गए
वो अपना आर्किटेक्चर के देने के लिए उन्होंने एक फॉर्मेट दे दिया ना कि साहब ये अपना हिस्ट्री आर्किटेक्चर की है, इस तरह का आर्किटेक्चर हो सकता है। तो आप देख रहे हैं मूल में क्या कैम्ब्रिज स्कूल है, जो आर्किटेक्चर भी दे रहा है, जो इकोनॉमिक थ्योरी भी दे रहा है, जो फिलोसफिकल थ्योरीज दे रहा है आपको डिफरेंट सारी। तो ये सब कैम्ब्रिज स्कूल के उससे निकल के हो रहा है। और मैं अभी जो बात कर रहा हूँ ये ऑक्सफोर्ड स्कूल के जो 6 हिस्टोरियन मुझे लगा जिनकी चर्चा होनी चाहिए उनकी बात कर रहा हूँ, जिसमें विलियम स्टफ्स हो गया, फ्रीमैन हो गए, और फ्रीमैन के बाद आता है जॉन रिचर्ड ग्रीन। जॉन रिचर्ड ग्रीन भी काफी महत्वपूर्ण विचारक है, जॉन रिचर्ड ग्रीन। और जॉन रिचर्ड ग्रीन का समय 1837 से 1883 के आसपास का रहा, और जॉन रिचर्ड ग्रीन ने भी हिस्ट्री में काफी काम किया। और अब धीरे धीरे यहाँ से जो कॉलोनियल थ्योरीज हैं वो निकलना प्रारंभ हो रही हैं, है ना। तो अब जॉन रिचर्ड ग्रीन के बाद आते हैं सैमुअल गार्डनर। सैमुअल गार्डनर ने भी बहुत सारा लिखा। सैमुअल गार्डनर के बाद आते हैं फेडरिक पॉवेल। फेडरिक पॉवेल ने भी इसी तरह का लेखन कार्य किया। अब बेसिकली जो आपके दिमाग में एक सिद्धांत आएगा वो ये आएगा, एक चार्ल्स हार्डिंग का भी नाम ले दूं, चार्ल्स हार्डिंग। ये 6 जो मैंने हिस्टोरियंस नाम लिए ये ऑक्सफोर्ड स्कूल के थे। तो ऑक्सफोर्ड स्कूल का कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन या इनका विकास क्यों रुक गया? क्योंकि इनके पास कोई भावभूमि दार्शनिक उस तरह का सोर्स नहीं बचा जिस पर बेस करके ये आगे बढ़ सके। जैसा मैंने कैम्ब्रिज स्कूल के बारे में कहा कि फिलॉसफी ने बहुत बड़ी ग्राउंड इनके लिए खड़ी की, और मूलभूत रूप से ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज स्कूल में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। किंतु अंतर क्या, अंतर यह है कि कंटेंट जो इन्होंने चुने, जो इनकी विषय वस्तु थी लेखन की, जैसे आप कोई शोध का विषय चुनते हैं तो उससे बहुत कुछ आपकी एक जो लेखन की बाउंड्रीज है वो निश्चित हो जाती है इतिहास लेखन की, कि आप क्या लिखेंगे। तो इस तरह से ऑक्सफोर्ड स्कूल ने आमतौर से जो लेखन किया वो इंग्लैंड की इंटरनल जो ब्यूटी है, जो उसकी आंतरिक सुंदरता है, उसको लेकर के उन्होंने जो इंटरनल फीचर्स हैं उनको डिस्क्राइब करने पे ज्यादा जोर दिया। अब कैम्ब्रिज सीधे सीधे नहीं पहुंच गए लोग, एक वहां बोलते हैं ऑक्सो ब्रिज, यानी जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज दोनों विचारधाराओं को मिलाकर के लिख रहा है ऑक्सो ब्रिज हिस्टोरियन। तो ऑक्सो ब्रिज भी थोड़े बहुत हैं। तो ऑक्सो ब्रिज हालांकि मैं ढूंढता रहा, हमें हमारे टीचर ने, मैडम ने बताए थे, हमें प्रोफेसर प्रतिमा अस्थाना और एके सिंह, दो लोग हिस्टोरियोग्राफी पढ़ाते थे, प्रोफेसर एके सिंह और प्रोफेसर प्रतिमा अस्थाना। तो दोनों काफी प्रबुद्ध थे इन सब मामलों में, वर्षों से उसी चीज को पढ़ाते थे, बड़ा अच्छा स्पेशलाइजेशन था। तो ऑक्सो ब्रिज में ढूंढता रहा ना, तो वो कॉपियां उससे, ऑक्सो ब्रिज भी कुछ हिस्टोरियन है जिनका मुझे पता नहीं, वो तो स्पष्ट कह दूं, जिनके बारे में एक्चुअल मुझे सही से मालूम नहीं कि ऑक्सो ब्रिज में कौन कौन से लोग आएंगे। अच्छा, अब इन किताबों ने लिखा तो, लेकिन ये किसी ने बताया कि ये ऑक्सफोर्ड स्कूल से संबंधित हैं या कैम्ब्रिज स्कूल से संबंधित हैं या ऑक्सो ब्रिज वाले हैं। तो ऑक्सो ब्रिज को मैं अभी थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। और अब कैम्ब्रिज स्कूल जो मेन चर्चा है, जिसमें हम तीन हिस्टोरियन, 3-4 जो आपको गूगल पर दिखाई नहीं पड़ेंगे। गूगल आमतौर से गार्डनर की बात करता है, अनिल सीले की बात करता है, लेकिन जो शुरू के हैं जिनमें सबसे पहले आता सर जॉन आर सीले, है ना, तो रसेल सीले। तो जॉन जो रसेल सीले हैं, इन्होंने जो लिखा 1834 से और 1905 के बीच में, सॉरी 95, 1895 के बीच में इन्होंने लिखा सीले साहब ने। तो सीले दो हो गए, एक आर सीले एक ए सीले, है ना, रसेल सीले और अनिल सीले। तो मैं रसेल सीले की बात कर रहा हूं जिनका उल्लेख आमतौर से गूगल वगैरह पर नहीं मिल पा रहा है। इनकी 2 महत्वपूर्ण कृतियां हैं, द एक्सपेंशन ऑफ इंग्लैंड, पहली किताब का नाम है द एक्सपेंशन ऑफ इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड के विस्तार की बात हो रही है, ठीक है। और दूसरी किताब है द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी। मैं फिर से दोनों किताबों का नाम दे दूं, द एक्सपेंशन ऑफ इंग्लैंड एंड द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी। तो इन दोनों किताबों में सर जॉन सीले ने ब्रिटिश एक्सपेंशन की जो नीतियां हैं कैसी होनी चाहिए उनका बहुत अच्छा विश्लेषण प्रस्तुत किया। और इन किताबों को पढ़कर के जो आपके यहाँ लोग आ रहे थे वो अपनी वैचारिक धरातल पर बहुत मजबूत और पुष्ट हुआ करते थे, और वो किसी की मानने वाले नहीं थे। उनकी जो अपनी थ्योरी होती थी वो उसी पर काम करते थे। ये अब जरा ये काल वो भी है जब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में
सुपरमेसी की लड़ाई थोड़ी सी दिखाई पड़ रही है। भाषा के लेवल पर फ्रेंच और अंग्रेजी को लेकर के काफी जाले पड़ रहा है। तो कैम्ब्रिज स्कूल में दूसरे महत्वपूर्ण हिस्टोरियन आते हैं लॉर्ड एक्टिन। तो लॉर्ड एक्टिन ने जो इनका वर्क है वो लेक्चर्स ऑफ फ्रेंच डिस्कोर्स, यानी इन्होंने फ्रेंच डिस्कोर्स पर लिखा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर लिखा और फ्रांस और इंग्लैंड के तत्कालीन संबंधों की विवेचना, मैं यूरोसेंट्रिक भी नहीं कहूंगा, यूरोसेंट्रिक नहीं बल्कि पूरा कहना चाहिए यूके सेंट्रिक, मतलब इंग्लैंड को केंद्रित करके आमतौर से उन्होंने जो विवेचना की उससे उस समय की राजनीतिक नीतियों के निर्धारण में इंग्लैंड को काफी मदद मिली। अब थर्ड हिस्टोरियन जो आपके इसमें गूगल में नहीं है, वो जिसका नाम बहुत बार आता है लेकिन वो कैम्ब्रिज स्कूल से कितना संबंधित है इस पर लोगों ने प्रकाश नहीं डाला है, वो है जॉन बेगनल बरी, जेबी बरी। जेबी बरी का वो कथन आपको याद होगा, इतिहास विज्ञान है न कम न अधिक। ठीक है, तो जरा आप भावभूम देखिए कैसे, जैसे कहते हैं संगीत कैसे निकल रहा है, एक ढोलक बजा रहा है, एक तबला बजा रहा है, एक हारमोनियम बजा रहा है। तो एक्सपेंशन की बात एक कर रहा है, एक क्या कर रहा है, एक फ्रांस की जो सुपरमेसी है उसको कम आंकने का काम कर रहा है, और तीसरा इतिहास की वैज्ञानिकता की बात कर रहा है। तो इस तरीके से कैम्ब्रिज स्कूल ने जो बड़ी भावभूमि खड़ी की, उसमें आप बाद में न सिर्फ इतिहास में बल्कि राजनीति विज्ञान में और अर्थशास्त्र में कई तरह के मॉडल निकलते हुए देखेंगे। हमें मूल रूप से आपको इतिहास की बात करनी है, तो हम इतिहास में क्या पाते हैं कि इसके बाद इसमें हम पा रहे हैं कि साहब उपनिवेशवादी लेखन, इतिहास लेखन दिखाई पड़ेगा, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन दिखाई पड़ेगा, प्राच्यवादी इतिहास लेखन दिखाई पड़ेगा। अब जरा प्राच्यवादी इतिहास लेखन चूंकि प्रारंभिक स्थिति में है, और बीएड इसमें से मुझे लग रहा है ज्यादातर लोगों ने किया हुआ है, जो मुझे दिख रहे हैं दलपत को छोड़ दें अगर, तो हेमलता ने और प्रीति ने, इन लोगों ने बीएड किया हुआ है शायद, तो ये लोग मेरी बात ज्यादा ठीक से पकड़ पाएंगे। अब जरा आप जब माध्यम को लेके बात करते हैं, ठीक है, और प्राच्यविदों की बात होती है, तो हमने इससे पहले इंडोलॉजिस्ट की बात की, भारत विद्या है ना, तो भारत विद्या या उपनिवेश काल, प्राच्यवाद और उपनिवेश काल एक दूसरे से बहुत कुछ मिले हुए हैं। और जो लोग सोचते हैं कि भाई इवन राजा राममोहन राय बहुत समय उनके ऐसे तर्कों में उलझे रहे कि वो मूल बात कितनी समझ पाए, मुझे समझ में नहीं आता है। राममोहन राय पर छोटा सा एक मोनोग्राफ मैंने तैयार किया एक शोध छात्रा के साथ मिलके, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि वो उनकी विज्ञान, उनकी तर्क और जो औद्योगिक क्रांति थी उससे चमकृत थी पूरी दुनिया। राममोहन राय का पूरी दुनिया ही चमकृत थी, और ये मान के चलती थी कि बहुत सारा ज्ञान विज्ञान यूरोप में ही है, हमारे यहाँ कुछ है नहीं। और उस आपको लॉर्ड उसकी मैकाले की वो गर्भोक्ति याद होगी, जब वो कहता है कि पूरे जितना देश का ज्ञान है वो यूरोप की एक सेल्फ में मिल जाएगा, एक अलवारी के पुस्तकालय में उपलब्ध है। ठीक है ना, तो जो माध्यम को लेके, और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात, टाइम के करीब हम लोग पहुंच रहे हैं, तो अब मैं अपनी बात को जल्दी से समाप्त करूं और डिस्कशन के लिए छोड़ूं, ताकि 8-10 मिनट डिस्कशन को मौका मिलना चाहिए। तो वो कहता है शासक और शासकों की भाषा एक नहीं होनी चाहिए, है ना, इसलिए इंडिजीनियस मीडियम की बात करते हैं, प्राच्यवाद की बात करते हैं, ओरिएंटल थ्योरी की बात करते हैं। तो बाद में इन्हें लगा कि सस्ते बाबू कंपनी को चाहिए उपयोगितावादी, है ना, तो इन्होंने कहा कि ठीक है भाई अंग्रेजी इन्हें सिखा दी जाए, है ना, उतना जितना अंग्रेजी ये पत्राचार में मदद कर सकें। ठीक है, और माध्यम को लेके जो लड़ाई चलती रही, वो डिस्कशन आप बीएड में पढ़ते हैं बहुत सारा, तो उसको भी छोड़ रहा हूं। तो मैं अब सारांश तौर में ये कहना चाहूंगा, कैम्ब्रिज स्कूल बहुत महत्वपूर्ण है। बुनियादी तौर से वो एक विशाल वटवृक्ष की वो जड़ है जिस पर यूरोप का और इंग्लैंड का विशेष तौर से पूरा ताना बाना खड़ा होता है। ठीक है, तो मैंने अपनी बात कह ली। अब ये आदरणीय मैडम जुड़ गई हैं, मैडम के समीक्षा के लिए खुला है, और साथ साथ आप लोगों के प्रश्न के लिए खुला है। अभी सुबह जो मेरी बहुत मैडम से बात हुई फोन पर, तो हम लोग वापस कहते चिंगारी स्टूडेंट अगर लगाते हैं तो आगे चलता रहता है काम। अभी मैडम ने कहा कि इन सब विचारधाराओं को अलग से थोड़ा ठीक से बार बार 2-3 बार
तो मार्क्सवाद पर फिर से बात अभी एक बार और होगी, ताकि मार्क्सवाद के बारे में जो भ्रांति है वो थोड़ी दूर हो सके। और हाल तौर पर बता दूं कि कैम्ब्रिज, साम्राज्यवाद और इन पर अभी हमने प्रारंभिक सर्वेक्षण की बात की है, यानी अभी इसको मैं और एक लेक्चर में आगे कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। आप सब जुड़े, सुना, अभी 19 लोग जुड़े दिख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। अब आप लोग पूछिए, जिज्ञासा प्रश्न आमंत्रित हैं सादर। सर नमस्कार। जी मैडम जी, हाँ यस। अब आपकी समीक्षा के लिए ही समय है अभी हमारे पास 8 मिनट करीब। सर मैं माफी चाहती हूँ, ये मोबाइल इतनी बुरी बीमारी है, मैं इसमें कुछ देखने लगी और वो टाइम निकल गया। मैं तो बहुत देर से जुड़ी हूँ, तो अब मैं आपका जब रिकॉर्डिंग आप डालेंगे तो उसको सुनूंगी जी। लेकिन मैंने जो पीछे का सुना बहुत अच्छा है, और ये बहुत जरूरी मुझे लगता है। जो बड़े बच्चे हैं, एमए जो कर रहे हैं, खास तौर से एमए के बाद के प्रीवियस फाइनल पीएचडी वाले भी हैं, और सबसे बड़ी बात कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं, उसकी दृष्टि से आपका काफी लंबा चल रहा है। और आपके व्याख्यान का असर ये है कि हमें भी आपने उधर ही मोड़ दिया है। तो नहीं, कल अच्छा है। राष्ट्रवाद की बात, वो भी आपके उसमें से ही निकली थी, राष्ट्रवादी स्कूल की बात होते होते। तो हिस्ट्री राइटिंग में राष्ट्रवादी लेखन, और उसी में से फिर हमने कल राष्ट्रवाद की बात की थी, भारत में राष्ट्रवाद। वो भी मेरे ख्याल से अभी उसकी पृष्ठभूमि ही बन पाई है जी। लेकिन ये जो कैम्ब्रिज स्कूल है, और इसमें बहुत सारी चीजें सर ने जोड़ी हैं, तो बच्चों को मुझे ऐसा लगता है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक काम करना चाहिए कि आप एक चार्ट बनाएं, और उस चार्ट में ये जितनी विचारधाराएं बताई हैं उनके नाम लिखें, और उन विचारधाराओं के सामने कौन कौन विचारक हैं, कौन कौन इतिहासकार किस विचारधारा का है वो लिखें, और फिर उसके सामने ही बहुत छोटे में उनकी विशेषताएं लिख लें। और अगर हो सके तो उनका देश, उनका टाइम, उनकी रचनाएं, ये एक आप ग्राफ बनाने का होमवर्क मैं दे रही हूँ। जो बच्चे कई दिन से स्पून फीडिंग चल रही है, तो हम चाहते हैं कि भाई आप ये इतना सा होमवर्क करें, तो ये करते वक्त आपके जहन में बहुत सारी चीजें आएंगी। सबसे पहली बात तो ये आएगी कि आपने जो पढ़ा है, जो सुना है, उसमें कितना आपको समझ में आया वो आप कर लेंगे, और जो समझ में नहीं आया उसका भी आपको पता लगेगा। तो सब जो स्टूडेंट्स जुड़े हैं, जो यूजी के हैं, उनके लिए तो बहुत फायदेमंद है ही। वो तो प्री मेच्योर केयर में चल रहे हैं, वो तो उनको समय से पहले ये सब मिल रहा है। तो एक चार्ट बनाने का मेरा आप लोगों से सबको होमवर्क है। कुछ बच्चों ने मांग की थी कि हम टेस्ट देना चाहते हैं, तो ये आप एक टेस्ट मान लें। मेरे ख्याल से मोटी मोटी सब विचारधाराओं पर हमारी बात हो गई है। तो साम्यवादी लेखन पर भी हुई है, लेकिन क्योंकि उस पे साम्यवाद पे प्रकाश नहीं डाला गया, इसलिए सर और हम बात कर रहे थे कि एक हम ऐसा विचार, एक लेक्चर और रखें जिसमें सिर्फ साम्यवाद पर डिटेल से बात की जाए, ताकि साम्यवाद के आधार पर बनने वाली विचारधाराओं और लेखन को आप बेहतर समझ सके। तो ये जो चार्ट होगा, 1 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करती हूँ सर। ये जो चार्ट होगा, इसमें आप, मैं फिर दोहरा रही हूँ, आपको चार्ट बनाना है। उसके सामने सबसे पहले 1 2 3 करके आपको विचारधारा लिखनी है, और उस विचारधारा के सामने आपको ये लिखना है कि वो विचारधारा के कौन प्रमुख हिस्टोरियन है, उनकी क्या विचारधाराएं हैं, उन्होंने क्या क्या लिखा है, उनकी रचनाएं क्या है, और अगर हो सके तो उनकी थॉट का कोई अगर स्पेसिफिक रिमार्क आप देना चाहते हैं तो वो भी, और उनका काल भी। थैंक यू। हाँ सर बोलिए आप। मैं ये कह रहा हूँ मैडम के पक्ष में, मैंने आज मैडम बहुत किताबें देखी, निराशा होती है, कमाने की इतनी जल्दी है प्रकाशकों को कि एक तो फर्जी लेखक लिख लेते हैं, लेखक है ही नहीं उस नाम का कोई, और किताब है। दूसरी बात, प्रिंटिंग एरर इतनी ज्यादा है कि खुद ही कंफ्यूजन पैदा एक नया हो गया, एक आध घंटा इसी में बिगड़ गया कि यार मैं गलत हूं या किताब गलत है।
तो मिसप्रिंट हो रहा है। होश ही नहीं है कि 1935 लिख रहे हैं कि 1835 लिख रहे हैं कि 1735 लिखे दे रहे हैं, यानी मिसप्रिंट बहुत किताबें होती है। तो मैडम जो कह रही है अगर आप अपने हाथ से चार्ट बनाएंगे तो उसकी वैधता पर आपको कोई संदेह नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, एक कैम्ब्रिज स्कूल में महत्वपूर्ण बात छूट गई थी। कैम्ब्रिज स्कूल ने राष्ट्रवाद की भी बात की है, बड़े आश्चर्य की बात है, किंतु वो जिस राष्ट्रवाद की बात करते हैं वो इंग्लैंड के राष्ट्रवाद को मजबूत करते और दूसरे भारत के राष्ट्रवाद में कहते हैं ये तो आपस में लड़ते थे, इनके राष्ट्रवाद था तो बहुत कमजोर था, इनमें रेस का अंतर था, नस्ल का, ऐसे बहुत सी बातें हैं। तो यानी राष्ट्रवाद भी उसमें एक शामिल है उपयोगितावाद के साथ साथ। तो ये बातचीत थी। और मैं एक बात पर, पहले तो हम दुखी होते थे 1 वीक सीरीज से और पासबुक से, और अब ये मैं भी इस बात पे बहुत दिन से ध्यान दे रही हूँ, प्रणव जी ने सही जगह पकड़ा है। ये सोशल मीडिया जो मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहती हूँ, ये और 4 गुना दुखदाई है। अच्छा, कुछ लोग ये जो गाइड है पैसा कमाने के लिए लिख लिख के इसका फेसबुक पे भी बहुत प्रचार करते हैं, तो आप इस तरह के प्रचार में ना आए। और जो भी किताब गाइड आप खरीदते हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होनी चाहिए, कि उसमें क्वेश्चन दे रखते हैं तो आप उससे प्रैक्टिस करें ताकि आपके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन आप जब तक किसी अच्छी किताब से नहीं पढ़ेंगे तब तक उसमें जो ABCD में उत्तर देते हैं वो अक्सर गलत होते हैं, और ये आज से नहीं, हमारे जमाने से ये होता आया है। तो आप अच्छे से पढ़ेंगे। और मैं एक और आपके जो कंपटीशन दे रहे हैं बच्चे उनके लिए और सभी तरह के पाठकों के लिए एक और मेरा सजेशन है कि आप हम जो भी बातचीत करते हैं उसको साथ के साथ पढ़ लें। मैं क्लास में भी हमेशा ये बात कहती हूँ। तो साथ के साथ पढ़ने में क्या होगा कि जब भी हम अगली बार मिलेंगे तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, बच्चों में से अगर कोई बोलना चाहे तो आप बोलेंगे, ये फट से कट जाता है, फिर बात जहां की तहां रह जाती है। कोई क्वेश्चन, कोई टिप्पणी, कोई क्वेरी? नमस्ते सर। बोले दलपत जी, कुछ बोल रहे हैं? हाँ सर, एक तो ये है मैम जो बात कर रहे थे, ये राष्ट्रवाद जो है सर, और विशेष रूप से वर्तमान संदर्भ में, तो इस पर एक लंबा डिस्कशन मतलब हो सकता है इन फ्यूचर, मतलब अगर आप कभी ऐसा अवसर, अरे बिल्कुल रखा जा सकता अभी, है। हाँ, क्योंकि नए संदर्भ, दलपत जी वो हो गया, आप जुड़े नहीं थे उस दिन। नहीं, वर्तमान संदर्भ में विशेष रूप से जो जिस तरह से राष्ट्रवाद पेश किया जा रहा है ना, आप पिछले लेक्चर में जुड़े नहीं थे। जी हमने भारतीय राष्ट्रवाद पे ही वो रखा था, और फिर भी आगे भी बातचीत करते रहेंगे। बिल्कुल, एक बार और प्रणव जी आप रखिए। जी रखेंगे। एक्चुअली मेरा ये है कि करंट राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो इतिहास की जो दुनिया है, जिस मिशन को लेकर अलग से सर, अलग से आपके वैसे रख देंगे। लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कि अभी हिस्टोरियोग्राफी और फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, ये जो MA प्रीवियस में है और RPSC में है, ये मैंने फोकस में रखा हुआ है। और राष्ट्रवाद पर एक ओपन बहस जरूर और रखेंगे, और उस दिन सबको मैं अलग से लिख के मैसेज भी डाल दूंगा कि भाई आज जुड़ना ही है सबको। और उसको नहीं होगा, गूगल मीट पर रख लेंगे, ताकि गूगल मीट की बात चल रही है हमारे शोधार्थियों के बीच में कि गूगल मीट में टाइम बाउंडेशन खत्म हो जाती है, तो नहीं होगा। तो गूगल मीट पर एक इस तरह की बहस